अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में डिफरेंट जॉब्स के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, इसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस, रोल नंबर स्लिप कब आती है, कितने टाइम बाद अप्लाई करने के आपको रोल नंबर स्लिप की ईमेल आ जाती है और इस टेस्ट का क्या सिलेबस होता है, क्योंकि इसका कोई टेस्ट सिलेबस जो है वो इनकी वेबसाइट्स पे गिवन नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम इनके टेस्ट सिलेबस की भी बात करेंगे कि टेस्ट में किस तरह के सवालात आते हैं, टेस्ट पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर का एमसीक्यूज होता है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और टेस्ट डे के हवाले से जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ें जो आपको लाजमन करनी है और वो चीज़ें जिससे आपने अवॉइड करना है, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो रिसेंटली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में पूछे गए थे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो में हम आपके साथ रियल टाइम वीडियोज़ भी शेयर करेंगे जो ड्यूरिंग द टेस्ट जो है वो ली गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एडवर्टीजमेंट की कि जॉब के एडवर्टीजमेंट कब होती है और उसके बाद रोल नंबर स्लिप में कितना टाइम लगता है। ये जॉब जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज की गई थी और उनका जो पब्लिक नोटिस नंबर है वो आपको ऊपर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इस एडवर्टीजमेंट में डिफरेंट जॉब्स जो है वो अनाउंस हो गई थी, जैसे असिस्टेंट मैनेजर मेटलर्जी, मटीरियल साइंसेज, मैकेनिकल डिजाइन, सिविल इंजीनियरिंग के। और इसमें क्वालिफिकेशन भी साथ साथ मेंशन की गई है कि आपकी डिग्री की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और अगर कहीं पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो वो भी साथ लिखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स में भी जॉब्स ऑफर की गई थी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर की भी जॉब्स अनाउंस हुई थी, असिस्टेंट मैनेजर, एचआर, एडमिन, और इनके आप साथ साथ देख सकते हैं कि सैलरी पैकेजेस भी मेंशन है। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की सबसे बेस्ट चीज़ ये कि इनकी सैलरी पैकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके साथ साथ डिफरेंट अलाउंस भी मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इस हवाले से ये जॉब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब्स को आप ऊपर देख सकते हैं कि साथ जॉब्स, उनका एक्सपीरियंस और उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन की गई है। तो सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें एप्लीकेशन प्रोसेस में मांगी हुई हैं। तो जो पहली कंडीशन है इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए वो ये कि आपकी पूरे एजुकेशनल करियर में एक से ज़्यादा जो है वो सेकंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक सेकंड डिवीजन अगर किसी आपकी सब उसमें है, आपके एजुकेशनल करियर में है, तो वो एक्सेप्टेबल है। एक से ज़्यादा होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और जो आपकी फाइनल डिग्री होगी उसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन होना लाजमी है। थर्ड डिवीजन वाले जो स्टूडेंट है जिनकी किसी भी एजुकेशनल करियर में कहीं भी अगर उनकी थर्ड डिवीजन आई है तो वो बच्चे जो है वो स्टूडेंट जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिग्री और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है वो एचईसी या पीईसी या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। वो स्टूडेंट जिन्होंने ए लेवल, ओ लेवल या कोई भी फॉरेन डिग्री ली हुई है तो उनके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई, तो ये क्वालिफिकेशन की जो एंड, डिग्री की जो एंड होगा, यानी कि जो जब जिस डेट पे आपकी डिग्री कंप्लीट होगी वो एडवर्टीजमेंट के क्लोजिंग डेट से पहले ही आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी डिग्री विद इन द डेज जो है वो कंप्लीट नहीं होगी तो फिर भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एज से रिलेटेड है कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 ईयर है, यानी कि 18 ईयर से बिलो वाले स्टूडेंट्स जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एज रिलैक्सेशन भी देती है, वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन पे। तो बाकी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने किस तरह से चीजों को लेके चलना है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की तरफ से जो दी गई कंडीशंस थी उनको तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये लिंक गिवन है, आपने इस लिंक पे जाके, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपने वो फिल करना होता है। अगर आपके पास वहां पे ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ होगा तो बस जस्ट सिंपली आपने उस पोस्ट पे जाना है जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर देना है। सबसे अहम चीज ये है कि जॉब में अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप एक से ज्यादा एप्लीकेशंस भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट पे आपका जो एलिजिबिलिटी है, आपका एजुकेशन जो है वो फिट हो रही है, तो आप एक से ज्यादा एप्लीकेशंस भी सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप डेडलाइन देख रहे हैं कि जिसकी जो ये एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी जो डेडलाइन थी वो 4 अगस्त 2025 की थी, ठीक है। 4 अगस्त 2025 की डेडलाइन थी एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। इसमें अप्लाई करने के बाद जब रोल नंबर स्लिप आती है तो वो कितने टाइम बाद आती है, अब हम बात कर लेते हैं उस ईमेल पे जो आपको अप्लाई करने के बाद रोल नंबर स्लिप के लिए की जाती है। चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो डायरेक्टली टेस्ट कंडक्ट नहीं करते, वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करके आप जो है वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था वो करियर जॉब्स 1737 की तरफ से किया गया था और वो सारा प्रोसेस जो है वो इन्होंने ही डील किया था। अब आ गए हम उस ईमेल पे, आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट इन्फॉर्मेशन
ये ईमेल मुझे रिसीव हुई थी 25 अगस्त को। जो एप्लीकेशन डेडलाइन थी वो 8 अगस्त थी, यानी कि अपने के तकरीबन 20 दिन बाद जो है वो आपको रिटर्न टेस्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाती है। तो इसीलिए जैसे ही आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने अपने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं चलता, वो 1 मंथ के अंदर अंदर ही आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ईमेल आई थी वो उन्होंने एक लिंक दिया गया था, तो इस लिंक पे क्लिक करके आपने अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लेनी थी। एकदम ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रोल नंबर, CNIC नेम और फादर्स नेम लिखा होगा, उसको आपने एक दफा डबल चेक कर लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। सबसे पहले जब आपने टेस्ट देने जाना है तो किसी भी टेस्ट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपना CNIC लाजमी लेकर जाना है और फोटो कापीज लेके जानी है। आपने अपने तमाम एजुकेशनल जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री है, मार्कशीट है, डोमिसाइल है, जितने भी आपके पास आपके डॉक्यूमेंट है, आपने उन सब की जो है वो एक एक फोटो कापी लेके जानी। और 2 प्रिंट जो है वो आपने इस रोल नंबर स्लिप के लेके जाने। एक जो है वो आपको जब आप अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का सेट देंगे तो एक उस टाइम पे आपसे ले ली जाती है और दूसरा जो है वो आपके पास रहती है, ठीक है। नेक्स्ट ये कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो आप टेस्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास फोन है तो आपने वो कहाँ पे रखना है और वो किस तरह से उनका सबमिट करने का प्रोसेस होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि कैलकुलेटर आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है कि कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि टेस्ट में जो है वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, लेकिन इस टेस्ट में आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होते हैं। आप जो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेकर जा सकते, लेकिन सिंपल कैलकुलेटर लेकर जाने की परमिशन होती है। और आपने अपने वेन्यू पे जो है वो टाइम पे पहुंचना होता है, ठीक है। जहां भी आपका टेस्ट सेंटर है आपने टाइमली वहां पे पहुंच जाना है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइमिंग मेंशन है टेस्ट की, टेस्ट जो है वो 4 सितंबर 2025 को था, यानी एग्जैक्टली 1 मंथ बाद 4 अगस्त एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट थे अप्लाई करने के लिए और 4 सितंबर को ही टेस्ट था। टेस्ट की जो टाइमिंग क्या थी वो 9:15 बजे टेस्ट स्टार्ट होना था। टेस्ट वेन्यू था वो KRL कम्युनिटी हॉल नियर मिसाइल चौक था इस्लामाबाद में। और इसमें ये होता है कि इन जॉब्स के लिए जो सिर्फ एक ही सेंटर होता है, यानी कि आप किसी भी शहर में हैं तो आपको इस्लामाबाद ही जाना पड़ेगा टेस्ट के लिए, किसी और सिटी में जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाता। तो जब स्टूडेंट्स वहां पे पहुंच गए थे 8 बजे, 8:30 बजे, जितने बजे भी अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वहां पहुंच गए थे, तो उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। उनको अलग से वेटिंग एरिया बनाया हुआ था, वहां पे सारे स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे थे। 9:15 बजे टेस्ट स्टार्ट होना था और तकरीबन 9 बजे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का जो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले आपको अंदर लेके जाया जाता है, आपकी CNIC और आपकी रोल नंबर स्लिप आप देखी जाती है और उसके बाद आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले लिए जाते हैं। जब आप टेस्ट सेंटर में पहुंच जाते हैं, जब आप अंदर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं तो फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं जिनसे आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये कि जब आपने ये आप देख सकते हैं, ये रोल नंबर स्लिप आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक QR कोड बना हुआ है, ठीक है। ये QR कोड जो है वो स्कैन करते हैं, अगर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर आप टेस्ट सेंटर में जाके बैठ सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप एक क्लियर स्कैन कॉपी लेके जाएं ताकि कोई भी वहां पे जाके इशू ना हो आपके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये KRLF कम्युनिटी हॉल है, यानी कि वो टेस्ट सेंटर है जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो 1 बाय 1 लाइंस बना के स्टूडेंट्स को जो है वो अंदर भेजा जाता है और फिर आगे इनकी रोल नंबर स्लिप देख के उनका QR कोड जो है वो स्कैन किया जाता है। यहाँ पे आपका QR कोड स्कैन किया जाता है, ठीक है। और QR कोड स्कैन होने के बाद आपको मेन सेंटर में अंदर जो रूम होता है, जो हॉल है, वहां पे जाने की इजाजत होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि टेस्ट सेंटर कैसा है और वहाँ पे कैसे स्टूडेंट की सिटिंग्स वगैरह हैं। तो ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हॉल टेस्ट लेने का जो प्रोसेस था वो बड़ा ही पीसफुल था। जैसे ही तमाम स्टूडेंट्स अंदर जाके बैठ के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दी। टाइम 9:30 o'clock, 9:15 जो था वो रिपोर्टिंग टाइम था। 9:30 पे जो है वो आपको आंसर शीट मिल जाती है। आंसर शीट जो आपको मिल जाती है तो फिर वहां पे जो एक सर आते हैं वो आपको सारा एक्सप्लेन करते हैं कि आपने किस तरह से आंसर शीट को फिल करना है। और फिर वहां पे आ रहा होता है एक, आपको जब आंसर शीट दी जाती है वहां बैक साइड पे एक एग्जांपल भी आ रही होती है कि आपने इस तरह से अपना नाम, अपना रोल नंबर फिल करना है। तो एक क्लियरली एक्सप्लेनेशन देते हैं 2 से 3 मिनट की। उसके बाद आप अपनी आंसर शीट को फिल करना स्टार्ट करते हैं।
फिर आपको कुछ देर बाद आपको एक बुकलेट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है और फिर आपने अपना टेस्ट स्टार्ट कर देना होता है। आगे हम बात करेंगे कि टेस्ट कितने मिनट का होता है और कितने मार्क्स का होता है और बाकी चीजें भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम अब अपने वीडियो के इस प्रोसेस पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो ये पेपर जो है वो कम्प्लीटली एमसीक्यूज बेस्ड होता है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता। टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 40 होते हैं और टाइम्स जो होता है आपके पास वो 50 मिनट्स का होता है। 40 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका कोई एमसीक्यूज गलत होता है तो 1 नंबर जो है वो डिटेक्ट हो जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर होने पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो आपके टोटल मार्क्स में से 1 मार्क्स जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इस टेस्ट में पूछे जाने वाले सवालात कौन कौन से थे, ठीक है। एक ही पोस्ट के टेस्ट के लिए मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है और इवनिंग शिफ्ट भी होती है और 11 बजे वाली एक शिफ्ट भी होती है। तो 3-4 शिफ्ट में जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो शिफ्ट 1 यानी कि 9:15 पे जो टेस्ट स्टार्ट हुआ था, उस टेस्ट में पूछे जाने वाले जो अहम सवालात थे वो हम आपके साथ अब यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। और उससे पहले हम बात करेंगे कि जो सवालात आए थे वो फिजिक्स असिस्टेंट मैनेजर फिजिक्स की पोस्ट के थे और इस पोस्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से ज्यादातर जो सवालात थे वो थ्योरेटिकल थे। सिर्फ यानी कि 40 सवाल में से 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो न्यूमेरिकल बेस्ड थे, बाकी सारे थ्योरेटिकल यानी कि फैक्ट वाले क्वेश्चंस थे। जो मेजर पोर्शन था इनका वो क्वांटम फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल, फर्मी डायरेक्ट, बोज आइंस्टाइन जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनसे रिलेटेड था। ईएमटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे और 3 से 4 सवाल जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक से पूछे गए थे। और बाकी ओवरऑल जो पेपर का जो आप देख सकते हैं कि हार्ड लेवल कौन सा था, तो ये ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल टेस्ट था ना ही बहुत आसान टेस्ट था, तो ये इंटरमीडिएट ही था। जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनके लिए ये टेस्ट बहुत आसान हो जाता है और जो लोग नहीं पढ़ के गए हुए थे तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप तुक्के नहीं लगा सकते, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Hydrogen atom in the ground state are excited by electromagnetic radiation of energy 12.1 electron volt. How many spectral lines will be emitted by the hydrogen atom? तो ये सवाल पूछा गया था। इसके जो ऑप्शंस थे 1, 2, 3 एंड 4। इस सवाल में वो पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम की अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनको दी है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो आप बताएंगे कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो इमिट होंगी हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 3 स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो इमिट होंगी जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम को रेडिएशन देंगे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन अ गैस इज कूल्ड फ्रॉम 927 डिग्री टू 27 डिग्री, कि जब एक गैस जो है वो कूल डाउन होती है 927 डिग्री से 20 डिग्री पे, तो चेंज इंटरनल एनर्जी है वो कितने का आता है। तो इसका जो सी जो है वो करेक्ट है, यानी 0.75 का जो है वो इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट passes through an equilateral prism such that the angle of incidence is equal of emergence, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंड लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल ऑफ डेविएशन इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी के 30 डिग्री जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिलियंट जोन ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज क्यूबिक, स्फीयर, ऑक्टाहेड्रन या नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन सी है, ऑक्टाहाइड्रन जो है वो ब्रिलियंट जोन है एफसीसी क्यूबिक लैटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ ए जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मिनिमम थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कंडक्शन बैंड फ्रॉम द वैलेंस बैंड शुड बी। अच्छा, आपको एक चीज का पता होगा, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है और वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको कितनी मिनिमम थर्मल एनर्जी देनी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, तो वो मिनिमम एनर्जी या तो 75 के इक्वल होनी चाहिए या वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि वो मिनिमम पूछ रहे हैं, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होगी, तो वो ऑप्शन बी है 0.75, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जितनी जो है अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए 100 मेगाहर्ट्ज एफएम रेडियो सिग्नल। तो आपने रेडियो सिग्नल की वेवलेंथ बतानी है, तो इसके लिए आपके पास बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आप उसको अरेंज कर देंगे, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो आपने c की वैल्यू बता दी और यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 मेगाहर्ट्ज, तो मेगा को आप कन्वर्ट कर लेंगे, मेगा 10 पावर 6 होता है, 2 ये है, तो टोटल जो है आपके पास 10 पावर 8 बन गया। 10 पावर 8 10 पावर 8 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो वेवलेंथ होगी यहाँ से आपने कैलकुलेट कर ली 3 मीटर। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट ऑप्शन है, द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव इज 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि कंपेयर टू अल्ट्रा वायलेट वेव्स द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इज। इंफ्रारेड वेव की जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रा वायलेट से कम होगी या ज्यादा है या वो सेम है, ठीक है, शॉर्टर है, लॉन्गर है या सेम है। तो ये तो एक फैक्ट है, एक साइंटिफिक इसका आंसर है कि अल्ट्रा वायलेट से जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड रेडिएशंस की वो जो है वो लॉन्गर होती है और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है अल्ट्रा वायलेट से। नेक्स्ट आपके पास ये फार्मूला गिवन है कि EF जो है वो इक्वल है EC प्लस EV डिवाइडेड बाय 2। EC इज द एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड, EV इज द एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड। तो ये जो फार्मूला है वो किस को रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट द फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से के लिए ये फार्मूला करेक्ट आता है? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो राइट ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन डी है कि ये फार्मूला जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है विच लॉ स्टेट्स दैट एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये FSC से जो है वो क्वेश्चन लिया गया है कि आप बताएंगे कि कौन सा लॉ ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड EMF पैदा होती है वो अपने ही फ्लक्स को जो है वो अपोज करती है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन जो है वो लेंजेस लॉ है। लॉ आपको बताता है कि अगर इंड्यूस्ड EMF पैदा हो रही है किसी भी कंडक्टर के अंदर तो वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है वो अपोज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था लाइट विल नॉट पास थ्रू अ पेयर ऑफ पोलराइजिंग लेंसेज व्हेन देयर एक्सिस आर, कि लाइट जो है पोलराइजिंग लेंसेज में से पास नहीं होगी जब उनके एक्सिस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, 45 डिग्रीज पे होंगे या ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो ऑप्शन बी था कि परपेंडिकुलर जब दो लेंसेज को आप रख देंगे पोलराइजिंग लेंसेज को, तो जो लाइट है वो उनमें से पास नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन, फोकल लेंथ इन चारों ऑप्शन में से किस पे डिपेंड करती है या वो चारों पे ही डिपेंड करती है? कलर ऑफ लाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, मटेरियल ऑफ द लेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन था राइट ऑप्शन था वो ऑप्शन डी था कि जो फोकल लेंथ है वो इन तमाम चीजों पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन इज अ फिनोमिना दैट डिफाइन लाइट्स। पोलराइजेशन जो है वो लाइट की किस फिनोमिना को डिफाइन करती है? वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, डुअल नेचर और ऑल ऑफ द अबव। तो पोलराइजेशन जो फिनोमिना है वो लाइट की वेव नेचर के बारे में बताता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो ऑप्शन ए था। नेक्स्ट जो सवाल था वो ये था कि न्यूमेरिकल मेथड्स इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स आर यूज्ड टू, न्यूमेरिकल मेथड कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं टू अप्रोक्सीमेट द सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड एनालिटिकली। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पैरेलल कंप्यूटिंग से पूछा गया था कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है? तो पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ मेथड ऑफ कंप्यूटिंग दैट डिवाइड्स लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, पैरेलल से भी नाम आपको पता चल रहा होगा कि यानी एट अ टाइम अगर ज्यादा एक से ज्यादा काम हो रहे हैं तो उसको हम पैरेलल कंप्यूटिंग कहते हैं। which are then solved simultaneously by multiple processes or computer to speed up the process. Stability in numerical analysis means, stability numerical analysis में इसका क्या मतलब होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो ये था, the approximate solutions admit the same bound as indicated by a prior estimate for the original problem. Next is find the change in entropy in the following process. 100 gram of ice at 0 degree melts when dropped in a bucket of a water 50 degrees centigrade. Assumed temperature of water does not change.
तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो ऑप्शन बी था। 45 किलो कैलोरीज जो है इसका राइट ऑप्शन है। जैसे आपको पता है इंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो एस एंट्रोपी दैट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू इज द हीट, टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आप निकाल सकते हैं कि जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 4.5 कैलोरीज पर केल्विन। नेक्स्ट इज identical and indistinguishable particles with integer spins are studied in। इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में हम आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं जिनकी स्पिन जो है वो इंटीजर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो ऑप्शन बी था। बोज आइंस्टाइन में हम इंटीजर स्पिन को डिस्कस करते हैं, जबकि फर्मी डायरेक्ट में हम हाफ इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमने पास पेपर्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा जिनके टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, यानी कि वो उनका मेरिट ज़्यादा बनेगा, तो सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता है। जो स्टूडेंट टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो अगर आपको कोई मैसेज या कॉल या किसी तरह का आपको मैसेज उनकी तरफ से कोई कॉल रिसीव नहीं होती तो इसका मतलब ये कि आप सिलेक्ट नहीं हुए। और अगर आपको ईमेल या किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट किया जाता है उनकी तरफ से तो इसका मतलब है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। आगे जो आपका प्रोसेस होगा वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो टाइम लाइन है इंटरव्यू के लिए वो 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। और शॉर्टलिस्ट होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स हैं ऑलमोस्ट जो आपको चाहिए होंगे वो 70% मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप फिर इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स कम हैं, यानी कि टेस्ट देने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि आपके कितने % मार्क्स जो है वो आपके आ सकते हैं, तो अगर आपने अच्छा सिक्योर किया, आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया है, तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम हर स्टूडेंट के पूछे जाने वाले सवाल को जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर दें। तो आपकी कोई भी क्यूरीज किसी भी तरह से हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप वो टॉपिक भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम उस पर भी आपको बहुत अच्छी वीडियोज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है स्टेप अप स्टूडेंट। अगर आप इस तरह की मजीद जॉब्स और स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।